क्या आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस 27वें वेबिनार में। इस लॉकडाउन के दौरान हमने पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका वेबिनार से पाया और हम लोगों ने आप कोशिश करी है कि आपको सभी तरीके के हर एक टॉपिक पर किसी न किसी रूप में जानकारी दी जाए। आज हमारे पास रिक्वेस्ट आई है रिपोर्टरी के लिए, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी हमने रिपोर्टरी के 3 अच्छे स्पीकर से ऑलरेडी कांटेक्ट किया हुआ है। जैसे ही वो हमें टाइम देंगे, हम लोग आपके लिए रिपोर्टरी का भी सेक्शन लेकर के आएंगे। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के वेबिनार में आज जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का फाउंडेशन किया। बहुत अच्छे फिजिशियन थे और उनकी तारीफ आज तक भी सुनने को मिलती है बहुत सारे लोगों से। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार में। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने चाह रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। कैंसर एक ऐसा वर्ड है जो सबको डराता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। कैंसर एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप ही मन में एक डर पैदा कर देता है, लेकिन अगर हमें उसके पहले से ही जानकारी हो जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और एक्चुअली में कैंसर है भी या नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी उनके मन में डर जो है वो भी अपने आप में भयानक होता है। तो इनके लिए आज मैं आपके सामने डॉक्टर निरंजन नायक सर का वेलकम करता हूँ। डॉक्टर निरंजन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी एक रिक्वेस्ट पे हमें वेबिनार में आने का आपके अपने वेबिनार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपने छोटी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के लिए आप नए नहीं हैं, मुझे पता है कि आपकी जो सिखाई हुई चीज़ें थी वो मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। और जब मैं कैंसर के बारे में मैं अपने प्रोफेसर सर से पढ़ा करता था, सर्जन थे, तो वो बताते थे कि कैंसर एक चींटी का गुच्छा है। तो जो अच्छा सर्जन है वो या तो पूरी चींटी के गुच्छे को निकाल दे, क्योंकि अगर चींटियाँ फैल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत टेक्निक्स हैं। ये हिंदी में भाषा में अपने पेशेंट को समझाते थे और ये मुझे लगता है उनको समझाने का सबसे अच्छा तरीका था। पेशेंट बहुत आराम से समझता था। ऐसे ही डॉक्टर निरंजन नायक सर हैं, बहुत ही मृदुल भाषी हैं। मैंने एक इनके पास जो भी पेशेंट भेजा है वो बहुत खुश हुआ है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि आधी चीज़ तो काउंसलिंग में ठीक कर देते हैं। मैंने एक लंग कैंसर का जब पेशेंट भेजा तो उसने सर की भी तारीफ करी, उसके अलावा उनके डिपार्टमेंट की, उनके साथियों की बहुत तारीफ करी। हालांकि सर पहले दिल्ली में थे, अब गुड़गांव चले गए हैं। और सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर MBBS MS हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से, और उनको सर्जरी है IRCH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड FALSH इनकी डिग्री है। दा विंची XI सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन है। डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक ऑन्को सर्जरी के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर के भी सर आज भी इतने सॉफ्ट हैं कि जब मैंने कल इनसे बात की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हम लोग कैंसर पे आपसे फिर सुनना चाहते हैं, तो सर ने एक बार में रिक्वेस्ट करी। और मेरे सहयोगी डॉक्टर श्वेता सिंह यहाँ पे हैं, फेसबुक पे डॉक्टर साक्षी गुप्ता साथ में हैं, डॉक्टर नूपुर, डॉक्टर गरिमा, सभी लोग साथ में हैं। और हमारी एसोसिएशन के पैटर्न डॉक्टर VP सिंह हमारे साथ में हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ डॉक्टर VP सिंह सर से कि आप सर का वेलकम करें और मीटिंग की शुरू करने की इजाज़त दें। डॉक्टर बी निरंजन नायक का दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी बार डॉक्टर बी निरंजन नायक DHMA में आ रहे हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि DHMA में इतनी महान हस्तियां आकर के कुछ अपने शिक्षा का योगदान हमको देते हैं और हम लोग लाभान्वित होते हैं। मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूं कि आज की मीटिंग को शुरू किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज इस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही अहम है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कैंसर मैनेजमेंट, कि हमें क्या नया जानना है, क्या कॉमन फैक्ट्स हैं। एक बात और बता दूं कि जो लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं हैं और हमारे शो को क्योंकि लाइव देख रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेटिव प्रोग्राम्स हैं। और अगर कोई डॉक्टर साहब किसी दवाई के बारे में बताते भी हैं तो वो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। और हम यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई प्रिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर बी निरंजन नायक सर का। और
आपसे आग्रह करता हूँ कि आप प्लीज़ हमें कैंसर के स्टैंड्स के बारे में जो भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं और कॉमन फैक्ट्स हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएँ। सेशन में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं, वो आप चैट में पूछते रहिए। डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर नुपुर उसको फॉलो करते रहेंगे और बाद में हम सब लोग एक क्वेश्चन सेशन का एक अलग से सेक्शन रखेंगे। बीच में प्लीज़ कोई क्वेश्चन ना पूछिए। थैंक यू सर एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। सभी को नमस्कार। अभी ये पैंडेमिक जो चल रहा है, इस टाइम आप सब लोग एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार आई थिंक आप लोग मिल रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और सबसे पहले दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का सारे पदाधिकारियों को और स्पेशली डॉक्टर दीपक शर्मा जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया मुझे टॉपिक में बात करने के लिए। आज का टॉपिक है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन कैंसर मैनेजमेंट। और जैसे आप सब जानते हैं, कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो अभी स्क्रीन दिख रहा है हमारा प्रेजेंटेशन? दिख रहा है ना? यस सर, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा हॉस्पिटल है, करीबन 350 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इसमें फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कैंसर डिवीजन है। वहाँ पे मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक ऑन्को सर्जरी का डायरेक्टर के हिसाब से काम कर रहा हूँ। बेसिकली कैंसर इज ऑन द राइज, यानी कि कैंसर की इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ रहा है और हर 15-20 साल में ये जो इंसिडेंस ऑलमोस्ट डबल होते जा रहा है। इसका मेन वजह जो है वो है हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, जो भी मेडिकल साइंस और मेडिकल इसमें जो प्रोग्रेस हुआ है उसके हिसाब से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। और एजिंग पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से एजिंग पॉपुलेशन है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादातर कैंसर जो है वो एजिंग ओल्ड एज का डिसीज था एक ज़माने में, बट आजकल इवन यंग एज में भी ये बीमारी होना शुरू हो गया है। और इसका मेन वजह है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब हम ज़्यादातर लोग शहरी इलाके में रहते हैं और शहरी इलाके में नहीं भी रहते हैं तो शहरी तौर तरीके से जीते हैं, यानी कि हमारा जो रहन सहन जो है, हमारी जो लाइफस्टाइल जो है वो शहरी बन गया है। और कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, इसी टाइप कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से काफी हद तक हम कैंसर से कुछ बच सकते हैं, या अगर कैंसर होना भी है तो हम उसको डिले कर सकते हैं। और अगर कैंसर डेथ में भी हम देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है वहाँ पे वो ज्यादा है डेथ और कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। इंडियन कैंसर स्टैटिस्टिक्स है करीबन अब अप्रोक्सीमेट 2.25 मिलियन केसेस है अभी कैंसर के। और हर साल करीबन 12 लाख के आसपास 11.5-12 लाख के पेशेंट न्यू पेशेंट्स ऐड होते हैं। और करीबन 8 लाख के आसपास कैंसर रिलेटेड डेथ होता है। और परसेंटेज वाइज एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर बिफोर द एज ऑफ 75 ईयर्स, मेल अराउंड 9.8, मतलब 10% लोगों को कैंसर हो सकता है अगर वो लाइक 75 ईयर्स तक पहुंचने में। और फीमेल्स में 9.4% का है। वैसे एक चीज हमें वो जानना है कि कैंसर इज क्यूरेबल इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमें कोशिश करना है कि कैंसर का डिटेक्शन अर्ली हो जाए और अर्ली डिटेक्शन होने के बाद सही तरीके से उसका रोकथाम यानी कि ट्रीटमेंट। तो में अगर कैंसर इज क्यूरेबल तभी पॉसिबल है अगर इसका डायग्नोसिस अर्ली हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए जो हमारा अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन DHMA का जो ये प्रयास जो है अवेयरनेस बढ़ाने के बहुत
अच्छी से वो है, एफर्ट है। और इससे पहले भी इन्होंने हमें बुलाया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोबारा आई थिंक तीसरी बार शायद आ रहे हैं। और जो कैंसर इज क्यूरेबल जो स्टेटमेंट है, इसको मुमकिन करने के लिए जो गुंजाइश है वो है रिसेंट एडवांसेस इन सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो आए हैं इसकी वजह से। और सर्जरी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन सॉलिड ट्यूमर्स, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, लंग कैंसर है, इन सब चीजों में इन सर जो सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं, जैसे ब्लड कैंसर होता है उसको लिक्विड ट्यूमर बोलते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी मेन स्टे है। और कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो इग्नोरेंस है, केयरलेसनेस है, डिलेड डायग्नोसिस एंड डिलेड और रॉन्ग ट्रीटमेंट मेन रिस्क, मेन कॉज फॉर कैंसर डेथ। कुछ कॉमन मिथ्स है, वो है सबसे कॉमन है, कैंसर इज नॉट क्यूरेबल, यानी कि कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो उससे हम बच ही नहीं सकते, वो जड़ से खत्म नहीं होगा। अगर अर्ली स्टेज में पता चले तो कैंसर बच सकता है और कैंसर का इलाज पूरा हो सकता है और बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है। और कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस। काफी बार जैसे कैंसर के डायग्नोसिस होते ही लोग सोचते हैं कि कैंसर का मतलब खत्म, और कुछ नहीं हो सकता है। और अगेन अर्ली डायग्नोसिस इज द की। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है और लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। और एक बहुत फेमस बुक है एम्परर ऑफ मेलेडी, एक कैंसर के ऊपर एक किताब है जो एक डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो उसमें यही बताते हैं कि कैंसर एक तरीके से बहुत अच्छी बीमारी है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो इससे एक झटके में जैसे रात को सो गए फिर उठे नहीं, बट कैंसर एक इंसान को पूरा अपनी जिंदगी को प्लान करने का मौका देता है। और कैंसर डेथ जो होता है अगर जो एडवांस स्टेज में, वो भी बहुत डिलेड होता है। तो एक इंसान अगर उसका लाइफ में जो भी कुछ प्लानिंग करना है तो कैंसर एक मौका देता है। तो उस हिसाब से कैंसर को मतलब उस हिसाब से अच्छा बीमारी माना जाता है। और ट्रीटमेंट इज ओनली सिम्टोमेटिक, ऐसे नहीं है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। और कैंसर स्प्रेड्स फास्टर इफ हैंडल्ड बाय सर्जरी, ये एक कॉमन धारणा है। सर एक रिक्वेस्ट है, आपका जो माइक है ना वो प्लीज थोड़ा पास कर लीजिए क्योंकि वॉइस बहुत आवाज नहीं आ रही, अभी ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ थैंक यू। ठीक है। तो कैंसर स्प्रेड्स फास्टर इफ हैंडल्ड बाय सर्जरी। वो एक काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन करेंगे तो बीमारी फैल जाएगा। तो ये ऐसे मेरा ईयरफोन दे दो। ये गलत धारणा है कि लोगों में अगर सर्जरी करेंगे या इवन बायोप्सी करेंगे तो कैंसर बहुत तेजी से फैलता है। ये एक गलत इंप्रेशन है, ये सच्चाई नहीं है। और नेक्स्ट इज कैंसर इज कंटेजियस। काफी बार हम सोचते हैं कि कैंसर का एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी है, लेकिन कैंसर एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है और दूसरा ये का बीमारी भी नहीं है। जैसे काफी बार हम सोचते हैं कैंसर के मरीज का सेवा करेंगे तो फिर हमें कैंसर हमें भी हो सकता है, ऐसे नहीं है। कैंसर के मरीज के साथ उठने बैठने में और बात मतलब खाना शेयर करने में, बच्चे चाहे बच्चे हो बड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट कैन नेवर हैपन टू मी। अभी आवाज ठीक सुनाई दे रहा है? ठीक है, अभी ठीक है सर, बेटर है। तो ये है स्पेशली जो यंग लोग हैं जो स्मोकिंग, ड्रिंक्स, अल्कोहल, गुटखा, पान मसाला जो खाते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हम तो स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंक्स करेंगे, हमें कैंसर नहीं होगा, दूसरों को होगा। तो ये एक गलतफहमी है, किसी को भी कैंसर हो सकता है। और ये जो आदतें हैं, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब से हमें बचना चाहिए। तो पहले देखते हैं कैंसर क्या है। तो कैंसर अच्छा, हम आप सब जानते हैं डीएनए, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक डीएनए होता है। डीएनए जो है भगवान का भाषा है, मतलब
पूरे दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, लेकिन जो डीएनए है ये जो है ये भगवान की भाषा है। तो ये जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, वो हमारे सॉफ्टवेयर है जो डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है। तो हर चीज प्रोग्राम्ड है, इस डीएनए के अंदर प्रोग्राम्ड है। जैसे जैसे फादर की तरह या मदर की तरह जो बच्चा दिखता है, वो सब चीजें इसमें प्रोग्राम्ड है। तो इसी तरह हमारे जो सेल्स जो है, बॉडी के जो हर सेल है उसके भी एक प्रोग्राम है। और हर जो जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। उसी तरह हर सेल जो हमारे शरीर में एक एक जो भी सेल है उसका भी एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम फिक्स्ड है। और ये जो बैलेंस है, जो होम्योस्टेसिस, आपका जो होम्योपैथी का वर्ड ही है ये होम्योस्टेसिस, ये बैलेंस एक बहुत ही अच्छे स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बैलेंस है और एक अच्छे से मेंटेन्ड है। जैसे हम अपने त्रिमूर्ति को जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता लयकर्ता। तो हमारे शरीर में भी ऐसा है, पहले सृष्टि होता है सेल्स का, फिर उसका स्थिति चलता है, फिर एक दिन उसका लय होता है। तो इसी जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी, जैसे रेड ब्लड सेल है, आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल जो है उसका जो लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन है। तो 120 दिन में वो खत्म होके फिर डाइजेस्ट हो जाता है, लिवर में वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जो स्किन सेल है उसका अराउंड 28 डेज का है। इंटेस्टिनल म्यूकोजल लेयर का भी हर सेल का एक प्रोग्राम्ड फिक्स्ड टाइम फ्रेम है। कैंसर में क्या होता है कैंसर में ये जो फिक्स्ड टाइम फ्रेम जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो जैसे व्हाइट ब्लड सेल है, जो ब्लड कैंसर में व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ब्लड कैंसर में जो व्हाइट सेल्स नॉर्मली जितने उनका जो खत्म होने का फिक्स्ड जो पीरियड है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो जब एक्सपैंड हो जाता है तो जो सेल्स नए बन रहे वो तो बन ही रहे, जो ऑलरेडी बने हैं वो खत्म नहीं हो रहे, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा सेल्स बनना शुरू होता है। और जो भी सेल्स इस टाइप में जो बनते हैं वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, बट नंबर इतना ज्यादा होता है। तो जैसे ब्रेस्ट में इस टाइप बहुत सारे सेल्स होके गांठ बन सकता है, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ गया तो फिर ब्लड कैंसर का ब्लड कैंसर हो सकता है। इसी तरह तो सिमिलरली हमारे शरीर में दो जीन्स है मेनली, जो एक ऑन्कोजीन है जो सेल डिवीजन और सेल का बनने का प्रमोशन करता है, और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये सेल को खत्म करने में हेल्प करता है। जब इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो जब खराब हो जाता है तब एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और एबनॉर्मल सेल्स ही कैंसर का वजह है, कैंसर बनता है उसकी वजह से। और इसका एबनॉर्मेलिटी का मेन वजह है डैमेज टू द डीएनए, जैसे फिजिकल डैमेज टू डीएनए, ब्लॉकेज ऑफ डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। जैसे डीएनए का डैमेज हो गया तो भी वो बॉडी का एक सिस्टम है उसको रिपेयर करने का, लेकिन वो रिपेयर एंजाइम्स अगर गड़बड़ा गए, वो ब्लॉक हो गए, तो वो ठीक से रिपेयर नहीं होगा, तो फिर एबनॉर्मल सेल्स हो सकता है। और देयर इज सम एरर चेकिंग मैकेनिज्म होता है, उसका भी अगर डिफेक्ट है तो उसमें भी एबनॉर्मल सेल्स हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल सेल्स, ये नया सेल बन रहा है और पुराने सेल खत्म हो रहा है, और अगर वो खत्म नहीं होते हैं, इस टाइप बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और ये एबनॉर्मल सेल्स का जो ग्रोथ टाइप बनता है इसी को हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर बगल वाला अगर कहीं फैलता नहीं है और एक ही जगह पे बढ़ता है और दूसरी जगह फैलता नहीं है तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और तो दूसरी जगह फैलता है उसको फैलने वाला कैंसर यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और ये हमारे ब्लड वेजल के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, और डायरेक्ट लोकल इन्फिल्ट्रेशन से भी स्प्रेड हो सकता है। और जहाँ से कैंसर शुरू होता है वहीं का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर चाहे कहीं पे भी फैल गया, जैसे लीवर में फैल गया या कहीं पे भी फैल गया, तो प्राइमरी का तो ब्रेस्ट कैंसर का जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको माना जाता है। और जहाँ पे फिर स्प्रेड होता है वहाँ के सेल्स अगर हम टेस्ट करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि जैसे लीवर में सेल है बट शुरुआत ब्रेस्ट में हुआ है, इस टाइप का हमें, तो उसको मेटास्टेटिक डिसीज कहते हैं। एक कॉमन एक न्यूमोनिक है जो अर्ली सिग्नल्स ऑफ कैंसर क्या है ये हमें याद रखने के लिए, जिसको कॉशन कहते हैं, CAUTION। तो सबसे कॉमन है चेंज इन बोवेल और ब्लैडर हैबिट्स,
यानी कि हमारे जो मोशन का हैबिट या यूरिन का हैबिट अगर बदलाव हो रहा है, रिसेंटली चेंजेस हुआ है, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। अ सोर दैट डजंट हील, कोई भी जख्म अगर बढ़ता नहीं है ठीक से, जल्दी बढ़ता नहीं है और 3 हफ्ते से या महीने से ज्यादा वो बढ़ने में टाइम लगता है, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। सिमिलरली ये टीबी का भी लक्षण हो सकता है। यानी अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग, जैसे यूरिन में ब्लड आ गया, मोशन में ब्लड आ गया, ब्रेस्ट के निप्पल से ब्लड आ गया, हमारे खांसी बलगम में ब्लड आ गया, वॉमिटिंग में ब्लड आ गया, मुंह से ब्लड आ गया, ये सब कैंसर का लक्षण हो सकता है। थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एनीवेयर, कहीं पे भी कोई गांठ है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगेन ये ध्यान रखना है कि सारे गांठ कैंसर के नहीं है, बट अगर कोई भी गांठ है तो उसको डॉक्टर को दिखा के चेकअप कराना जरूरी है। इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, अगर खाना निगलने में दिक्कत होता है या खाना ठीक से पचता नहीं है, आपको पेट में फुलाव महसूस होता है, गैसियस डिस्टेंशन महसूस होता है, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल, हमारे कोई तिल मस्सा जो होते हैं हमारे शरीर में, अगर वो उसका साइज में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या उसका बॉर्डर अगर एबनॉर्मल है, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। फिर क्रॉनिक कॉफ या होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज में बदलाव या लंबी खांसी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये सब कॉमन कैंसर के कुछ लक्षण हैं, अगर ये है तो हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो जब भी कैंसर का डायग्नोसिस है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हमारे होते हैं, उसको ट्यूमर फैक्टर, पेशेंट फैक्टर, ट्रीटिंग टीम और ट्रीटमेंट गोल के ऊपर उसका रिजल्ट निर्भर होता है। ट्यूमर फैक्टर्स, कोई भी गांठ है तो उसको हम पूरा जड़ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, अगर वो लिम्फ नोड में फैला या नहीं, वो सब देखना जरूरी है। पेशेंट फैक्टर है पेशेंट का एज, पेशेंट को जनरल कंडीशन कैसा है, उनको कोई साथ में कोई और बीमारी है, शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट का डिजायर, यानी कि चाहत जो है। जो पेशेंट एक सकारात्मक सोच में रहते हैं, वो बहुत अच्छा आउटकम उनका अच्छा होता है, कंपेयर टू जो हमेशा रोते रहते हैं और दुखी होते हैं, उनका आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है। और एक फैमिली सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एज वी नो, कैंसर ट्रीटमेंट आज के ज़माने में मल्टी मोडालिटी है। जैसे हम कोई भी, जैसे टेररिस्ट है या कोई भी घुसपैठ है, तो एक स्ट्रॉन्ग एनिमी को हम कैसे अटैक करते हैं, आर्मी यूज करते हैं, नेवी यूज करते हैं, एयरफोर्स यूज करते हैं। सिमिलरली कैंसर भी एक बहुत पावरफुल एनिमी है, तो हमें उसको अलग अलग तरीके से अटैक करके उसको पहले मौके पे ही खत्म करना है। तो इसी तरह जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इसी तरह सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब अलग अलग ऑप्शंस है जो हम कैंसर को अटैक करने में यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉम्बिनेशन होता है। तो दैट्स व्हाई द ट्रीटिंग टीम इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एक मल्टी मॉडलिटी अप्रोच से ट्रीटमेंट करना, और जहाँ पे ये सारे सुविधा अवेलेबल है वहाँ पे ट्रीट करने से आउटकम में बहुत फर्क हो सकता है। और लास्ट में ट्रीटमेंट गोल्स है, एक होता है क्यूरेटिव, जहाँ पे बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है, ये शुरुआती स्टेज में होता है। पैलिएटिव, जहाँ पे बीमारी फैल गया तो वो होता है। सिम्टोमेटिक बहुत ही लास्ट स्टेज है, जहाँ पे हम सिर्फ जैसे सिम्टम्स है, दर्द है तो दर्द की इलाज करेंगे, अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग का इलाज करेंगे, इस टाइप का सिचुएशन होता है। तो इसीलिए कैंसर स्पेशलिस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का मतलब ये है, जो आउटकम डिटर्मिनेशन फैक्टर है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। तो अगर कैंसर स्पेशलिस्ट जो इलाज करता है वो सही तरीके से एक ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल को अपना के उसको ट्रीट करता है, तब आउटकम बेटर है। जैसे हम कहते हैं, अगर जंगल में शेर है तो शेर से दूर से निकल जाना चाहिए, शेर के बगल में नहीं जाना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो मतलब जब हम ऑपरेशन करते हैं जहाँ पे कैंसर है, हम उसके कैंसर के पास नहीं जाना है, दूर से ही एक वाइड मार्जिन लेके उसका पूरा जड़ से निकालना है। और इसके लिए हमें जानकारी जरूरी है, बिकॉज व्हाट सर्जन डजंट सी इज द वन विच किल्स द पेशेंट। तो हमें ये पता होना जरूरी है कैंसर कहाँ कहाँ फैल सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में वो लिम्फ नोड में फैल सकता है, तो लिम्फ नोड साथ में निकालना जरूरी होता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। एंड आइज डू नॉट सी व्हाट माइंड डजंट नो, ये हचिसन्स मैनुअल का एक फेमस सेंटेंस है, आप लोग भी पढ़े होंगे। और जो हमें नहीं जानते हैं हम उसको ढूंढते भी नहीं है। और कैंसर ट्रीटमेंट में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑलवेज, क्योंकि एक, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ताकतवर एनिमी है, उसको दोबारा मौका नहीं देना है। तो अब हमारा मेन टॉपिक है, ये है ऑर्गन प्रिजर्वेशन इन कैंसर थेरेपी एन एमर्जिंग ट्रेंड। यानी कि पहले जब होता था कैंसर, जब भी होता था तो बड़ा ऑपरेशन करके जितना
बड़ा हिस्सा निकाल के उसको जड़ से खत्म करने का ऑप्शन होता था। बट अभी जो एडवांसेस जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सब चीजें, इसकी वजह से हम अभी जो हमारा फोकस है वो कम से कम ऑपरेशन करके जो जितना जरूरत है उतना निकाले और बाकी चीजें बचा सके। तो इसमें मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट गोल है हमारा कैंसर को जड़ से खत्म करना। उसके बाद फंक्शनल रिस्टोरेशन और कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन, और कम से कम उस इलाज से कम परेशानी हो पेशेंट को और कॉस्मेटिकली देखने में भी अच्छा दिखे। तो इसलिए हमें और इसमें हमें इम्प्रूव्ड सर्वाइवल होना चाहिए पेशेंट का, ओवरऑल सर्वाइवल, डिसीज फ्री सर्वाइवल, प्रॉपर लोको रीजनल यानी कि बीमारी दोबारा नहीं आना चाहिए, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होना जरूरी है। इसके लिए मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इन मल्टी मॉडलिटी की वजह से हम अभी ऑर्गन प्रिजर्वेशन पॉसिबल हो रहा है। और अगर ऑर्गन प्रिजर्वेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता है तो ऑर्गन सैक्रिफाइसिंग इज बेटर देन इल प्रिजर्व्ड ऑर्गन। अगर हम जैसे पैर की कैंसर है, पैर की हड्डी का कैंसर होता है, तो उसमें हम जैसे अगर हम प्रॉपरली पैर बचा सकते हैं तो ठीक है, अगर जो पैर बचाएंगे वो ठीक से फंक्शनल नहीं है तो वो पैर बचाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए टीम अप्रोच बहुत जरूरी है, और प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करके हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, अगर बचाने का ऑप्शन ये है, अगर नहीं बचाएंगे तो ये सिचुएशन है, तो वो अल्टीमेट डिसीजन पेशेंट का होता है। अभी हम कॉमन कैंसर के बारे में देखते हैं। जो एमंग मेल्स कॉमन कैंसर है लंग कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, और फीमेल्स में ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। और सबसे कॉमन जेंट्स में हेड एंड नेक कैंसर है। इसका सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एजेंट है वो तंबाकू है, करीबन 75 to 80%, और नेक्स्ट अल्कोहल है, फिर शार्प टीथ और जो सुपारी जो खाते हैं उसकी वजह से। और मेल्स में ज्यादा इंसिडेंस है, और कॉमन साइट है मुंह के अंदर, प्लस गले का जो वॉइस बॉक्स जो होता है, आवाज की पेटी, उसमें होता है। कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, स्पेशली जो तंबाकू खाते हैं उनमें कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होते हैं, जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो व्हाइट पैच, और एरिथ्रोप्लेकिया जो रेड पैच होता है, और सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो काफी लोगों का मुंह नहीं खुलता है, उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। और 5 ईयर सर्वाइवल जो है, अगर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में तो ऑलमोस्ट 95 to 98% है, बट लेट स्टेज में बहुत कम हो जाता है। तो मेन रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर जो है ओरल कैंसर का, स्मोकिंग टोबैको है, सिगरेट, बीड़ी एक्सेट्रा, और दूसरा है स्मोकलेस टोबैको, चुविंग टोबैको जो होता है, गुटखा है, पान मसाला है, और ये नशवार होता है। और फिर अल्कोहल कंजम्पशन, ज्यादातर लोग स्मोक करते हैं वो साथ में अल्कोहल भी लेते हैं, वो आग के साथ घी के काम करता है, और उम्र के हिसाब से भी रिस्क बढ़ता है। और जिनका विटामिन ए, सी और ई का डेफिशिएंसी है, जो विटामिन ए, सी एंड ई जो है, ये एंटीऑक्सीडेंट की काम करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल से हमें बचाते हैं। तो अगर इनका डेफिशिएंसी है तो कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। तो ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, व्हाइट पैच होता है, और ये करीबन 5% रिस्क है इसमें आगे जाके कैंसर होने का, ये तंबाकू खाने से होता है। और अगर हम तंबाकू छोड़ देंगे तो ये फिर नॉर्मल हो सकता है, अगर तंबाकू कंटिन्यू करेंगे तो ये कैंसर में बदल सकता है। ये कुछ ल्यूकोप्लेकिक एरियाज है, आप देख सकते हो, जीभ के साइड में है, ये एंगल ऑफ माउथ में है, ये भी जीभ के साइड में, ये लिप्स में है, तो ये सब प्री कैंसर कंडीशन है। तो हेड एंड नेक में हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन आजकल पॉसिबल है, जैसे गले का वॉइस बॉक्स का कैंसर है तो उसमें मेनली रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, और जैसे मुंह का जबड़े का कैंसर है तो उसमें हम प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करके जबड़ा नया बनाते हैं। और जो भी टेस्ट एडवांसेस है कैंसर सर्जरी में, स्पेशली जो रोबोटिक सर्जरी है, जो ट्रांसफरल रोबोटिक सर्जरी यानी कि टॉर्स बोलते हैं, तो उसमें जैसे टॉन्सिल का कैंसर है या जीभ का पीछे का हिस्सा का कैंसर है, वो पहले ऑपरेशन नहीं होता था उसका, अभी रोबोटिक की वजह से उसका ऑपरेशन करके हम निकाल सकते हैं। प्लस जहाँ पे भी जरूरत है वो हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो कुछ मेन वो है लैरिंग्स प्रिजर्वेशन, लैरिंजियल प्रिजर्वेशन, यानी कि आवाज की पेटी में पहले जो बहुत साल पहले सिर्फ ऑपरेशन करके निकालते थे तो आवाज चला जाता था, बट अभी रेडियोथेरेपी करके हम ऑर्गन बचा सकते हैं। और जैसे मैंने टॉर्स बोल दिया और रोबोटिक सर्जरी, उससे भी जीभ के पीछे के हिस्से का कैंसर से हम बिना रेडियोथेरेपी भी, अगर बिल्कुल शुरुआती है तो हम ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। और एक 3D प्रिंटेड प्रोस्थेसिस कहते हैं, 3D प्रिंटेड, तो एक नया टेक्नोलॉजी है जिससे हम, जैसे जबड़े का कैंसर है तो हम उसका 3D प्रिंटेड प्रोस्थेसिस बना के बिल्कुल पेशेंट का जैसे जबड़ा है वैसे हम जॉ बना सकते हैं।
पेशेंट में आप देख सकते हैं, ये पेशेंट का पूरा आर्च ऑफ मैंडिबल यानी कि फ्रंट पोर्शन पूरा कैंसर से इन्वॉल्व था, तो फिर उसको निकाल के फिर हम वो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम ब्रेस्ट कैंसर पे आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये लेडीज में नंबर 1 कैंसर है, और ये जेंट्स को भी हो सकता है। और नॉर्थ इंडिया में ये लेडीज में ये ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज जो डाइटरी हैबिट है, ओबेसिटी ज़्यादा है, और हाई फैट डाइट कॉमनली यूज किया जाता है। और 1 आउट ऑफ 22 वुमेन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर इन हर लाइफ टाइम। जब भी ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह महसूस होता है, तो उसमें 3 चीज करना होता है: क्लिनिकल एग्जाम, पैथोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट, देन पैथोलॉजिकल बायोप्सी। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक एक्सपर्ट डॉक्टर से करना होगा। उसके बाद मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ज्यादातर करते हैं, और जहाँ पे भी डाउट है ज्यादा है तो फिर MRI करते हैं। और उसके साथ एक बायोप्सी यानी कि एक नीडल बायोप्सी होता है। और ज़्यादातर काफ़ी बार ये सोचते हैं कि जैसे कोई पेशेंट गांठ के साथ आती है ब्रेस्ट के उसमें हम गांठ निकालने का काफ़ी डॉक्टर्स, स्पेशली जो सर्जन्स है, जनरल सर्जन्स, कोशिश करते हैं चलो पहले गांठ निकाल देते बाद में देखा जाएगा। वो गलत है। ब्रेस्ट लंप कभी भी हो तो पहले इन्वेस्टिगेशन करके इमेजिंग करना है, इमेजिंग के बाद उसका नीडल टेस्ट करना है, या तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फिर एक ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं, ये करना है। और जहाँ पे भी बहुत ही छोटा गांठ है तो उसको इमेज गाइडेड यानी कि अल्ट्रासाउंड या MRI इमेज गाइडेड बायोप्सी होता है। ब्रेस्ट लंप में एक्सिशन बायोप्सी मतलब पहले डायग्नोसिस कंफर्म करने से पहले सिर्फ गांठ निकालने का कोई रोल नहीं है। ये हमें लोगों को, डॉक्टरों के अंदर ही ये जानकारी होना जरूरी है। तो सर्जिकल जो इवोल्यूशन है 1860 में सबसे शुरुआत में डॉक्टर विलियम हेल्स्टेड जो है, उन्होंने ब्रेस्ट को पूरा निकालने से पूरा बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है, उन्होंने तब प्लान किया ब्रेस्ट रेडिकल मास्टेक्टमी। और करीबन 100 साल ये चलता रहा, और किसी ने वो उसको सवाल नहीं किया कि पूरा निकालने के बदले हम थोड़ा निकाल के भी मैनेज कर सकते हैं क्या। फिर करीबन 1960 में डॉक्टर बर्नार्ड फिशर, इन्होंने वो रिसर्च करके प्रूव किया कि लेस सर्जरी इज आल्सो एज इफेक्टिव एज कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो जैसे हाल्स्टेडियन सर्जरी में ये पूरा मसल सब निकाल के इस टाइप का पूरा डिसफिगरमेंट होता था, बाद में जो फिशर जो है उन्होंने इससे कम सर्जरी करने का वो किया है। और आजकल डॉक्टर फिशर ने जो प्लान किया उससे भी कम पोर्शन निकाल के हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। जो सबसे कॉमन जो सर्जरी है इसको मैस्टेक्टमी कहते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, MRM। ये है जैसे ब्रेस्ट को पूरा निकाल देते हैं, और ये है जो ब्रेस्ट रिमूव्ड स्पेसिमेन है, और इस टाइप पेशेंट का वो होता है। लेकिन जहाँ पे भी शुरुआती स्टेज में अगर हम पता चल सकते हैं तो वहाँ पे हम सर्जरी को मिनिमाइज कर सकते हैं और लाइफ बेनिफिट ज़्यादा दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। ये इमर्जिंग ट्रेंड है जहाँ पे हम सिर्फ वो गांठ जो है ब्रेस्ट का वो निकालते हैं, साथ में एक्सिला अंडर आर्म में जो लिम्फ नोड्स में जो स्प्रेड है अगर उसको निकालना है तो वो निकालते हैं, प्लस इसमें रेडियोथेरेपी देना मैंडेटरी होता है। इसमें कॉस्मेटिक रिजल्ट अच्छा होता है, लोकल रिकरेंस का रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और डिसीज फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल मतलब बीमारी से पूरा मतलब फ्री सर्वाइवल जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कंपेयर टू पूरा रिमूव करने के मुकाबले, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहता है। तो एडवांटेजेस क्या है, तो एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वो रहता है लेडीज को, और बॉडी इमेज और वेलबींग का फीलिंग होता है। जैसे फिर सिमिलरली एक्सिलरी ब्रेस्ट का लंप हम ब्रेस्ट को पूरा नहीं निकालते, साथ में पहले जो होता था जो अंडर आर्म में जो ग्लैंड्स होते थे उसको भी पूरा निकालते थे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड होने का रिस्क होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड पे। तो अगेन इसमें एक टेक्निक है जिसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं, जिसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, जो ब्रेस्ट का जो लंप है जहाँ पे भी ट्यूमर है उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं ब्लू कलर का, आइसोसल्फान ब्लू डाई होता है। और इसके अलावा एक रेडियो आइसोटोप, वो एक रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, फिर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम इसको सर्च करते हैं, तो तब हमें ये ब्लू कलर का लिम्फ नोड्स दिखते हैं। तो हम इन लिम्फ नोड्स को निकाल के टेस्ट के लिए भेजते हैं इस टाइप कट लगा के। फिर अगर इस लिम्फ नोड में कैंसर स्प्रेड है तो हम एडिशनल लिम्फ नोड का रिमूवल करते हैं, जिसको एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन कहते हैं। अगर ये स्प्रेड नहीं है तो हम फिर पूरा एक्सिलरी डिसेक्शन नहीं करते हैं। तो ये भी एक रीजन ट्रेंड है जिसके वजह से जो हाथ में जो सूजन होता है, जो लिम्फेडिमा कहते हैं, वो कम होता है।
और जब भी ब्रेस्ट का ऑपरेशन करते हैं साथ साथ हम रिकंस्ट्रक्शन भी ऑप्शन देते हैं ब्रेस्ट को नया बनाने का। तो जैसे ब्रेस्ट निकाल दिया तो पीछे बैक से जो मसल है उसको हम आगे लाके उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं इस टाइप। जैसे एक पेशेंट आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे गांठ दिख रही है, तो इतना हिस्सा हम निकाल देते हैं, प्लस यहाँ पे जो अंडर आर्म ग्लैंड में हम एक कट लगा के वहां से लिम्फ नोड टेस्ट करेंगे। अगर इसमें नेगेटिव है तो उसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं करेंगे। फिर ये ट्यूमर पूरा निकाल के हम इतना जो गड्ढा है वो हम बैक के जो मसल्स है, ये बैक के मसल से हम उसका पूरा गड्ढा भर के आप यहाँ पे देख सकते हो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया है, प्लस एक्जिला का एक इंसिशन सेपरेट यहाँ पे किया गया है। सिमिलरली एक दूसरा पेशेंट है जिसका जैसे मैंने बताया बाहर किसी डॉक्टर ने लंप निकाल दिया, ये यहाँ पे आप इंसिशन देख सकते हो, और फिर हमने सेम वही प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन करके उसका डिफेक्ट कवर किया है। ये पोस्ट ऑप पिक्चर है। ये एक और लेडी है जिनका भी वो है ब्रेस्ट का लंपेक्टमी बाहर हो रखे आए हैं, उसके बाद हमने प्लास्टिक सर्जरी करके उनका, ये आप देख सकते हो दोनों ब्रेस्ट एकदम सिमिलर कॉन्टूर में है, एकदम मतलब शेप एंड साइज सेम टू सेम है। और ये जो निशान है 2-3 महीने के बाद ऑलमोस्ट नाक के बराबर पता चलता है। और जहाँ पे भी पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत होता है फिर हम पेट के जो लेडीज के पेट के नीचे के पोर्शन में जो फैट है उसको हम ऊपर ले जाके उसको रिकंस्ट्रक्शन पे यूज करते हैं। इससे एडवांटेज है, उसको टमी टक बोलते हैं, यानी कि पेट का फैट भी कम हो जाता है, पेट भी फैट फ्लैट हो जाता है, प्लस ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो इस टाइप फिर ये फैट निकाल के नीचे का हम इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और जहाँ पे भी निप्पल चला जाता है तो फिर वो निप्पल बाद में टैटूइंग करके उसको निप्पल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और जहाँ पे भी हम अगर ब्रेस्ट का स्किन बचा सकते हैं, क्योंकि लिए अगर ब्रेस्ट का स्किन हम हटा देंगे तो उसमें सेंसेशन नहीं रहता है, और लोकल स्किन अगर बच गया तो उसमें सेंसेशन होता है, तो इसलिए उसको स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी कहते हैं। तो इससे फिर अंदर से पूरा ब्रेस्ट का स्किन को एक छोटा इंसिशन देके अंदर से पूरा ब्रेस्ट का टिश्यू निकाला जाता है, बाकी जो बाहर का जो स्किन है वो बचाते हैं ताकि सेंसेशन रहे, और उसके अंदर सेम जो प्लास्टिक सर्जरी करके वो गड्ढा भरने के लिए उसका प्लास्टिक सर्जरी करके हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और जहाँ पे भी बिल्कुल शुरुआती छोटे कैंसर है, और वहाँ पे हम एक और प्रोसीजर करते हैं जिसको ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं। और साथ में जैसे काफी लेडीज जो स्पेशली एजड लेडीज होते हैं उनका ब्रेस्ट की जो सैगिंग होता है, तो काफी लेडीज ये चाहते हैं कि दूसरे ब्रेस्ट को भी लिफ्ट करें, और साथ में इस साइड का एनीवे कैंसर के लिए ऑपरेशन हो ही रहा है, दूसरी साइड का हम ब्रेस्ट लिफ्ट करें। तो ये जैसे ये पेशेंट है, आप इसका यहाँ पे ट्यूमर है तो नीचे का ब्रेस्ट को सेक्रीफाइस कर देंगे और ये ब्रेस्ट लिफ्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो इतना ट्यूमर पोर्शन ब्रेस्ट का निकाल दिया तो ब्रेस्ट लिफ्ट हो गया। तो इससे फिर कॉस्मेटिकली पेशेंट एक यंग लेडी के तौर पे उनको दिखेंगे वो। और ये एक लेडी है जहाँ पे ब्रेस्ट काफी सैगिंग है, तो इसको ब्रेस्ट लिफ्ट करके रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये एक और तरीका वो है जिसको साइड में एक और फ्लैप लेके हम जहाँ पे ये ट्यूमर एरिया है उसको हम निकाल सकते हैं और उसको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर दोनों ब्रेस्ट का साइज सेम टू सेम रहेगा। वो एक और सेम सिमिलरली ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी है। अगेन जो नीचे का पोर्शन इसको सैक्रिफाइस करके ये निप्पल को ऊपर ले जाया जाता है और जैसे ब्रेस्ट लिफ्ट किया जाता है। तो ये एक और तरीका है, इसको मैं स्किप करूंगा। ये बेसिकली एक जहाँ पे सेंट्रल एरिया में अगर निप्पल के पास है तो ये डोनट मैस्टोपेक्सी एक टेक्निक करते हैं। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट है फील गुड एंड लुक बेटर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ भी हमें कॉस्मेटिकली खराब दिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आजकल आपने सुना होगा जिनका फैमिली रिस्क होता है, जिनका एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है BRCA1 BRCA2, इसमें प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी का कुछ रोल माना जाता है, बट अगेन इंडिया में इतना वो पिकअप नहीं हुआ है। बट एंजेलिना जोली की वजह से ये फेमस हुआ है। तो एंजेलिना जोली ने अपना ब्रेस्ट का सर्जरी किया बिकॉज उसका फैमिलियल रिस्क बहुत ज़्यादा था। बट इंडिया में भी कुछ पेशेंट्स जिनका बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे हम प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी कर सकते हैं। बट एज सच नंबर ऑफ केसेस जो जिनको ये जरूरत है बहुत ही ना के बराबर है। अभी हम कुछ इंटेस्टाइनल कैंसर के, मैं अभी 10 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो इंटेस्टाइनल कैंसर के बारे में बात करेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसमें नया ये है कि पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, अभी हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, जिसको या तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी के तरीके से करते हैं।
तो ये दोनों मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा पेट के अंदर दूरबीन डाल के हम ऑपरेशन करते हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम डॉक्टर जो है वो सर्जन खुद अपना इंस्ट्रूमेंट खुद हैंडल करता है और मूव करता है। और रोबोटिक सर्जरी में अगेन सर्जन खुद ही मूव करता है, सब हैंडल करता है, बट एक अलग से एक कंसोल होता है, वहां पे बैठ के उसको किया जाता है। ये रोबोटिक सर्जरी की, सॉरी, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की व्यू है। ये रोबोटिक सर्जरी का 3 सेट है। ये रोबोटिक आर्म्स होता है, और ये विजुअल कार्ट होता है जो मेनली मतलब इसमें टीवी है, इसमें दिखता है। और ये कंसोल है जो डॉक्टर बैठ के वो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं। बेसिकली ये रोबोटिक सर्जरी एक मिसनॉमर है, एज सच। और रोबोट कोई सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी सर्जन ही करता है। ये जो आर्म्स है वो सर्जन जैसे अपना हाथ चलाता है वैसे वो अंदर चलते हैं। तो इसके वजह से जो भी जैसे कट करना है तो सर्जन ही कट करेगा, बट रोबोटिक आर्म मूव करके कट करता है। बट जो भी कंट्रोल है ये पेशेंट का पोजीशन है, इस टाइप रोबोटिक आर्म्स ऊपर आ जाते हैं, फिर सारे इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर चला जाता है। और जैसे ये है रोबोटिक कंसोल है, यहाँ पे ये जहाँ पे ये हैंडल होते हैं, ये हैंडल को हम अपने उंगली से हम मूव करते हैं। तो जैसे हम मूव करते हैं जैसे कंप्यूटर गेम के बराबर होता है ये। जैसे मूव करते हैं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मूव होता है, और जहाँ पे हम कट करना चाहते हैं वहाँ पे वो कट करेगा, और टोटली कंट्रोल्ड रहता है ये। तो फिर हम एक उसमें आएंगे जहाँ पे बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। उसमें भी कुछ नया चीज है, जैसे हड्डी का कैंसर है जिसको ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, इविंग सार्कोमा बच्चों में होता है। तो इनमें हम पहले प्लास्टिक सर्जरी का इतना एडवांस नहीं था, तो बट अभी प्लास्टिक सर्जरी में अभी मीन्स हो गया 10-15 साल 20 साल। तो फ्री फ्लैप जो है, माइक्रोवेस्कुलर फ्री फ्लैप कहते हैं, उसका एडवांस की वजह से हम इसको, जैसे ये पैर का कैंसर है तो इसको हम निकाल के पूरा हिस्सा निकाल दिया, फिर थाई से हम मांसपेशी लेते हैं, थाई से मांसपेशी लेके उसको फिर हम गड्ढा भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के एडवांसेस की वजह से पॉसिबल है, नहीं तो पहले इस टाइप का पेशेंट का पैर काटना पड़ता था। ये एक हाथ का हड्डी का कैंसर है, आप देख सकते हो यहाँ पे सूजन है, यहाँ पे हाथ के लोअर पोर्शन में रेडियस बोन का जो लोअर एंड का ट्यूमर है। और इसको फिर हम निकाल के फिर जो पैर की, जो पैर में दो हड्डी होते हैं, एक टिबिया होता है, एक फिबुला होता है। तो फिबुला का जो अपर एंड को हम यूज करके इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये भी रिकंस्ट्रक्शन होता है। और जो पैर की जो हड्डी होता है उसमें हम जो मेटालिक प्रोस्थेसिस डालते हैं, जिसको मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं टिबिया का ये ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर है, उसको हम निकाल देते हैं। एक यंग लड़के का ये है, जैसे ये हम निकाल के फिर उसका उतना ट्यूमर का बोन का पोर्शन निकाल के फिर जो मेटालिक प्रोस्थेसिस है, ये टाइटेनियम मेटल का बनता है, तो ये डाल के हम पैर को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अदरवाइज अगेन पुराने सिचुएशन में इस टाइप की पेशेंट का पैर काटने का ही जरूरत पड़ता था, बट अभी हम पैर बचा सकते हैं। और इसमें कुछ एडवांटेज भी है जिसको मॉड्यूलर प्रोसेसेस बोलते हैं। उसमें एक स्पेसर होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, अगर उसका हाइट बढ़ता है तो हम उसका लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, तो ये भी सुविधा है। अभी थोड़ा सा अर्ली डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो हम कैंसर से, बहुत सारे कैंसर से इलाज, उसका कैंसर का इलाज हो सकता है और बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है। तो 1 in 3 cancer deaths could be prevented with earlier detection. मेनली है लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और कुछ बहुत तरीके हैं, जो सबसे कॉमन वो तरीका है एक अर्ली डिटेक्शन के लिए, सेल्फ ओरल कैंसर स्क्रीनिंग। क्योंकि हम डेली हमारा अपना मुंह को ब्रश करते हैं, तो हम मुंह को देख सकते हैं, आईने में अपने आप को देखना जरूरी है। और स्पेशली जो तंबाकू स्मोकिंग करते हैं या गुटखा पान मसाला खाते हैं, उनको और ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो बंद करना चाहिए और अपने आप को ओरल कैविटी देखना चाहिए। और दूसरा, ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को चेकअप करना चाहिए। और बच्चेदानी का कैंसर के लिए एक पैप स्मीयर होता है, और कैंसर स्क्रीनिंग है, उसमें हम बहुत सारे कैंसर को अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ओरल कैंसर सेल्फ टेस्ट है, उसमें 8 स्टेप है।
इसको आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेनली वही है, हर एरिया को देखना है, ऊपर के होंठ को ऊपर करके नीचे का होंठ को खोल के देखना है, और जैसे फिर मुंह के अंदर, जीभ के नीचे, गले के अंदर, ये सब एरिया, और हार्ड पैलेट एरिया, सॉफ्ट पैलेट एरिया, ये सब देखना है। तो इस टाइप आप सारे अपना मुंह को, ये डेली करने की जरूरत नहीं है, ये महीने में एक बार किया तो बहुत है। तो मुंह में कोई भी कैंसर के लक्षण है या कोई भी चेंजेस है तो हमें आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये लेडीज को एक मौका है जहां अपने आप को ब्रेस्ट के साथ फेमिलियर होने का, क्योंकि काफी बार लेडीज खुद अपने आप को चेकअप नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, हर महीने में एक बार करना है। और ब्रेस्ट को चेक करना है, साथ में अंडर आर्म यानी कि एक्जिला को भी चेक करना जरूरी है। और अगर कोई चेंजेस है तो डॉक्टर के पास जाना है। और ये शुरुआत 20 साल से शुरू करना चाहिए, और या मतलब इवन जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, बट 20 साल से आइडियल है, और जिंदगी भर के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। और एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? जिनका पीरियड्स हो रहा है उनका 5th to 7th डे, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है उसको अगर हम डे 1 मानते हैं, तो उसके 5वें से 7वें दिन के बीच में हम टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और जिनका पीरियड बंद हो चुका है वो किसी भी महीने का किसी भी एक दिन, जैसे फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ या फर्स्ट ऑफ द मंथ आप कर सकते हो। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी है तो अगेन सेम डेट ऑफ ईच मंथ जिनका पीरियड नहीं हो रहा है, इसमें 10 मिनट लगता है। और आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन का वो कैसे करना है। और मेनली 2 पोजीशन में करना है, एक स्टैंडिंग पोजीशन, आईने के सामने खड़े होके आपको ब्रेस्ट को पूरा चेक करना है, प्लस अंडर आर्म ग्लैंड्स को चेक करना है। और उसके बाद बिस्तर पे लेट के एक छोटा सा पिल्लो शोल्डर के पीछे डाल के अगेन ब्रेस्ट को पूरा चेक करना है। उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, या बाहर से अंदर की तरफ निपल की तरफ, या सर्कुलर मोशन में, या फिर इस टाइप की मोशन में। तो इसके अलावा आपको अंडर आर्म को भी चेक करना जरूरी है। तो दूसरा, अभी सर्वाइकल कैंसर अनदर कॉमन कैंसर है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इसमें पैप स्मीयर होता है, जो बच्चेदानी का बगंदर की जो वो है मुंह के कैंसर, वो उसका यहाँ से हम एक स्पैचुला से उसका सेल्स लेके टेस्ट करते हैं, उसको पैप स्मीयर कहते हैं। ये पैप स्मीयर से भी काफी पेशेंट को हम अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। और कैंसर स्क्रीनिंग से, जैसे कोलन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, हम कैंसर स्क्रीनिंग से बहुत सारे पेशेंट को अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, अगर हम कैंसर से बच सकते हैं सबसे बढ़िया है वो। और मेन पर्पस ये है कि कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ना है, तो वो तो अर्ली डिटेक्शन का है। कैंसर प्रिवेंशन में ये है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो करके कोशिश करना है कि अपने आप को कैंसर से बचाए। और इसके लिए हमें 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग कहते हैं। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। अर्न योर हेल्थ, EARN। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आई थिंक, और ऐसे कोई इंसान नहीं है जो कहेगा कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो अगर हम पूछेंगे आपसे कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छा है, तो कोई कहेंगे जॉगिंग अच्छा है, कोई कहेंगे योगा अच्छा है। सबसे अच्छा एक्सरसाइज वही है जो आप करते हैं। अगर योगा अच्छा है, जॉगिंग अच्छा है, आप कर नहीं रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा मीन्स आपको फायदा करेगा तभी वो अच्छा है। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आजकल ये कोरोना वगैरह भी चल रहा है, तो अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर एक सकारात्मक सोच के साथ हम जीते हैं तो हमें करीबन 7 to 8 ईयर्स का हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है कंपेयर टू जो नेगेटिव सोचते हैं। और प्रॉपर रेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो सोशल मीडिया में इतना टाइम हमारा लग जाता है, रात को हम टाइम से सोते नहीं है, लेकिन सुबह तो हमें उठ के जाना होता है, तो सुबह तो उठना होता है टाइम पे। तो प्रॉपर रेस्ट भी बहुत जरूरी है। कम से कम हमें 8 घंटे का रेस्ट जरूरी है, 7 to 8 आवर्स, बट मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप बहुत जरूरी है। तो ये हमें एक प्रण लेना है कि हम इतना रेस्ट तो लेंगे। हम सोशल मीडिया में अपना टाइम को कम रखना चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा,
स्पेशली जो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह जो हम उसका जो नोटिफिकेशन टोन जो होता है वो रात भर बजता रहता है, तो प्रिफरेबली आप रात को जब सोते हैं तब उसका डाटा ऑफ कर दो या फिर उसको साइलेंट में कर दो, जो टोन्स है नोटिफिकेशन टोन्स। तो क्योंकि लिए सबकॉन्शियस लेवल में वो जो टोन्स है, चाहे वो टू बजता है, आपको नींद से तो आप नहीं जागोगे, टोटली अवेक नहीं होंगे, बट सबकॉन्शियस में आपका नींद टूटेगी, क्योंकि बॉडी वो साउंड को देगा, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस साउंड को जागेगा और आपका नींद पूरा सही नींद नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूट्रिशन। एक बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है। और आजकल जितने भी हमारे बीमारियां हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस, उसका मेन एक रीजन है हम जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी हम खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है और ये सब चीजें हैं। तो इसके वजह से हमारा ये बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ये सब चीजें इसी की वजह से हो रहा है। तो हमें प्रेफरेबली ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, बट अगेन वो बहुत बड़ा सवाल है कि ऑर्गेनिक रियली ऑर्गेनिक है या नहीं, और अगर है भी तो वो कैसे मिलेगा, वो सब चीजें, कॉस्ट वगैरह का इश्यू है। तो ये चीज है। तो अगेन आजकल हम सर्जरी जब करते हैं, आजकल कोरोना का सिचुएशन है, तो हमें पूरा पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पूरा हम इस्तेमाल करके सर्जरी करना पड़ता है। पेशेंट का सेफ्टी भी जरूरी है, फिर अपना सेफ्टी भी जरूरी है। इस टाइप हम पूरा पीपी यूज करके हम सर्जरी करते हैं। तो कमिंग टू लास्ट 2 स्लाइड्स, टेक होम मैसेज ये है, कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, क्रिएटिंग अवेयरनेस इज द की, जो डीएचएमए एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। ये हमेशा इस टाइप की प्रोग्राम्स आयोजन करते रहते हैं। इसके लिए इसकी जितने भी पदाधिकारियां हैं और एक्टिव जो सेक्रेटरी है जो डॉक्टर दीपक जी है, उनको कंग्रेचुलेशंस। और बाकी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्जरी क्यूरेटिव इन ऑपरेबल मेजोरिटी, जैसे मैंने बताया, वो सॉलिड ट्यूमर्स में। और क्यूरेटिव सर्जरीज आर इक्वली इफेक्टिव, कंजर्वेटिव सर्जरीज आर इक्वली इफेक्टिव कंपेयर टू रेडिकल सर्जरीज। और जहाँ पे भी हमें जरूरी है वहाँ पे मल्टी मॉडलिटी अप्रोच अपनाते हैं, और एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर में इलाज करने से आउटकम बेटर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अर्ली डिटेक्शन इज बेस्ट प्रोटेक्शन। तो एट फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट वी आर गिविंग क्वालिटी केयर विद कंपैशन। थैंक यू वेरी मच। तो अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल एंड स्टे सेफ, और अपने आप का ख्याल रखना। गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन और इतनी सिंपल भाषा में। और जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, इतना अच्छा बोलते हैं कि आप आधा पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। आपकी काउंसलिंग भी बहुत अच्छी है। सर 2-3 सवाल हैं जो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है अच्छे सवाल हैं। लोगों ने इस समय जो क्वेश्चन किया है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इम्यून सेल थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका रोल क्या है कैंसर में। हाँ, वो हर चीज का बेसिकली, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जहाँ पे भी इंडिकेटेड, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। और उसमें अगेन उसमें मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया तो उसका बेनिफिट है। और आजकल हैप्लो आइडेंटिकल यानी कि हाफ मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होते हैं। उसमें भी जैसे पहले तो जो रिश्तेदारों में ही मैरो ढूंढते थे, अभी कोई भी दूसरे पेशेंट का भी अगर हाफ मैच होता है तो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सेम रिजल्ट पाया जाता है। तो जहाँ पे भी इंडिकेशन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, उसमें काफी आउटकम काफी अच्छा है। थैंक यू सर। दूसरा सवाल है हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में, इज इट क्योरेबल? लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा में बहुत सारे सब टाइप्स है। ओके। कुछ सब टाइप्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, कुछ सब टाइप्स का रिजल्ट अच्छा। तो उसमें कुछ सब टाइप का रिजल्ट काफी अच्छा है, क्यूरेटिव सिचुएशन है, बट कुछ सब टाइप्स में मोर्टेलिटी हाई है। ओके। सर एक सवाल और है, वो उन्होंने पूछा है कि जो ब्रेस्ट लिम्फ नोड्स जो नोड्स हैं, अगर किसी भी एज में बन जाते हैं तो हर एक एज में बायोप्सी करना जरूरी है या कोई पर्टिकुलर एज ऐसी है जहाँ पे ज्यादा इंसिडेंस होते हैं कैंसर के?
ब्रेस्ट में? सॉरी, लिम्फ नोड्स का क्या, एक बार आप दोबारा बताना। हाँ, जो ब्रेस्ट में लंप होते हैं फीमेल्स के, तो वो आजकल हम देख रहे हैं कि टीनेज से शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी एज ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें बायोप्सी की जरूरत है, या किस एज में हमें बायोप्सी की जरूरत नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सी बेसिकली ब्रेस्ट लंप, जो ब्रेस्ट लंप सबसे कॉमन जो लंप्स है वो बिनाइन ब्रेस्ट लंप यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। ये कॉमनली जो 15 साल से 25-30 साल के बीच में होते हैं, जिसे फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं या फाइब्रोसिस्टिक, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है जो उसके ऊपर भी हम काफी लंबी बोल सकते हैं। जी। बट ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जैसे हर बार जब भी एक लेडीज का पीरियड्स होता है तो उसमें बॉडी जैसे बच्चेदानी को तैयार करता है आने वाला प्रेगनेंसी को, इसी तरह ब्रेस्ट का भी तैयारी होती है। ब्रेस्ट में भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस अगर प्रेगनेंसी हो गए तो फिर आगे लैक्टेशन के लिए प्रिपरेशन होता है। जहाँ पे भी प्रेगनेंसी नहीं होता है, जैसे बच्चेदानी का तैयारी जो है वो पीरियड्स में बदल जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। सिमिलरली ब्रेस्ट की जो चेंजेस है वो नॉर्मल बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। जब भी ये बैक टू स्क्वायर वन नहीं आता है, कुछ चेंजेस रह जाता है, तो धीरे धीरे वो ओवर द पीरियड इकट्ठे होके किसी में गांठ बन सकता है, किसी में सिस्ट बन सकता है, किसी में निप्पल का डिस्चार्ज हो सकता है, इस टाइप का। ये सब एक बिनाइन डिसीज का स्पेक्ट्रम है। तो ये सबसे कॉमन लम्प्स जो है वो नॉन कैंसरस ही होते हैं, जो स्पेशली यंगर एज में, टीनेजर्स में या यंग एज में होता है। तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। 40 साल से उम्र से कम है तो, अगर 40 के ऊपर है तो फिर मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड करते हैं ज्यादातर, और जी पता चल जाता है कि ये कैंसरस है या नहीं। और जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, यूजुअली इसका एक एफएनएसी नीडल टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि वो कैंसर की गांठ है या नहीं। और उसके बाद अगर कुछ गांठ का ऑपरेशन करके निकालना होता है, फाइब्रोएडिनोमा वगैरह, बाकी फाइब्रोसिस्टिक डिसीज है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कंट्रोल हो सकता है, और सिस्ट ग्रेजुअली मेडिसिन के थ्रू डिसॉल्व हो सकता है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है डॉक्टर शिल्पा शर्मा का कि कॉर्ड ब्लड का प्रिजर्वेशन हो रहा है आजकल, और उसका कैंसर में आगे चल करके कोई यूज है? अगेन वो एक स्टेम सेल की तरह ही काम करता है। ओके। तो वो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट है डेफिनेटली, बट अगेन वो किसी और को काम नहीं आएगा। वो अगर जिनका कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व हुआ है उनके फैमिली मेंबर्स को मतलब या स्पेसिफिकली वो पर्सन को हो गया तब भी वो होता है। तो अगेन उसका कॉस्ट इज वन इश्यू। उसको प्रिजर्व किट गिमिक बोलते हैं, जो प्रिजर्वेशन करवाते तो है काफी लोगों से, बट उसका कितना रियल इम्प्लीकेशन, कितना है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। हाँ डेफिनेटली अगर जरूरत पड़े तो उसका बेनिफिट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी और सरल भाषा में सभी लोगों के अच्छे जवाब दिए और इतना अच्छा बताया आपने कैंसर के बारे में। बहुत अवेयरनेस हुई है और मुझे लगता है इसका सबको फायदा उठाना चाहिए। एक क्वेश्चन और रह गया सर, और उसकी जिज्ञासा मुझे भी है कि ऐसा क्यों है कि जो रोबोटिक सर्जरी है उसकी एक्चुअली नीड क्या पड़ी जब आप सर्जरी हाथ से कर रहे थे, और उसमें और रोबोटिक सर्जरी में क्या बेनिफिट है, और रोबोटिक सर्जरी के कुछ एडवांटेज भी हैं क्या? रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये है, वो शुरुआती जो वो प्रोस्टेटिक यानी कि पेल्विक सर्जरी के लिए इनिशिएट उसका इनिशियली वो हुआ। सी मेनली क्या है, जैसे फीमेल में जो पेल्विस है थोड़ा सा वाइड रहता है, वो पेल्विस जो है बहुत ही नैरो एरिया होता है, और चारों तरफ उसका हड्डी होता है। तो अंदर जो अगर जैसे प्रोस्टेट कैंसर है या मोशन जो रेक्टल कैंसर है या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, तो उसमें ऑपरेशन करने के लिए हमारा हाथ उसके वहां पे पहुंचता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नैरो स्पेस है और पूरा बाहर हड्डी होता है, तो हम उसको कोई एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट एक तो बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसका 360 डिग्री रिस्ट मूवमेंट, जैसे हमारे हाथ के रिस्ट मूवमेंट जो होता है इसी टाइप पूरा मतलब मूवमेंट होता है, वो जैसे हम चाहते हैं वैसे घूम सकता है। और वो छोटे इंस्ट्रूमेंट है, और इमेज जो है 3D इमेज होता है। तो जहाँ पे भी हम एक्सेस डिफिकल्ट है वहां पे रोबोट बहुत अच्छे से पहुंच सकता है, और एकदम प्रिसिशन से कट करता है। जहाँ पे भी हमें बिल्कुल मतलब
1 मिलीमीटर के मतलब बिल्कुल मतलब जितना हमें चाहिए उतना हम प्रिकॉशन लेके पूरा वो जैसे नेसेसरी ऑर्गन्स जो है जैसे यूरेटर होता है या कोई भी जो मेन ऑर्गन को हम छोड़ के बिल्कुल प्रिसीजन से कट कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज है ये मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, की होल सर्जरी है, तो बड़ा इंसिशन देने की, कट देने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से पोस्ट ऑफ पेन कम होता है, पोस्ट ऑफ रिकवरी जल्दी होता है और जो पेन कम होने की वजह से पेशेंट उठ के चलना फिरना जल्दी शुरू करता है, तो सारे एक्टिविटी जैसे इंटेस्टिनल एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी जो है वो रिकवर जल्दी होता है। और स्पेशली जैसे फूड पाइप की कैंसर है, फूड पाइप के कैंसर में हम पहले क्या होता था, पूरा चेस्ट वाल को पूरा काट के पूरा खोल के फूड पाइप को फ्री करना पड़ता था अंदर। बट अभी रोबोटिक या थोरेकोस्कोपिक सर्जरी में हम पूरा उसका सिर्फ 3 छेद बना के उसी से पूरा हम फूड पाइप को फ्री करके तो खोलने की जरूरत नहीं होती। चेस्ट खोलने से ही मेजॉरिटी जो पेशेंट की जो लाइफ रिस्क जो होता था वो चेस्ट खोलने की वजह से होता था। अभी इस एक्सेस की वजह से बेसिकली एक टाइप ऑफ एक्सेस है, इसकी वजह से पोस्ट ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम हो गया है। तो मिनिमल एक्सेस ग्रेजुअली ये पिकअप करेगा। अभी इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है कंपेयर करने का, ओपन और मिनिमल एक्सेस में क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। और विजन बेटर होने की वजह से हम इवन जो मार्जिन ऑफ क्लियरेंस जो वो भी हम बेटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बेटर रिजल्ट देगा। जी, और टेक्नोलॉजी तो हमेशा अपग्रेड होती रही है और हमेशा अपग्रेड की तरफ ही बढ़ती रही है। तो टेक्नोलॉजी जो भी नई आ रही है वो हम सब लोगों के फायदे के लिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ सर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। 2012 में मेरे पास एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आई, बहुत डरी हुई थी। हालांकि उसका फर्स्ट ग्रेड में था, लेकिन उसने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए डिनाई किया क्योंकि उसके अंदर बहुत फियर आ गया था। किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, तो क्योंकि उस समय प्रैक्टिस करता था तो मैंने एक उनसे बात पूछी जो बहुत अजीब थी और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ये सबको पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैं खुद ये समझता हूँ कि शायद 90% से ज़्यादा डॉक्टर इस बात को नहीं पूछते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट नोड्यूल हैं, ज़्यादातर सेक्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट स्क्वीज होती हैं मेल्स के द्वारा या ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई इंजरी हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण मिला है। और सर मुझे जब मैंने 2012 से लेकर के अभी तक केस काउंट किए तो लगभग 40% से ज़्यादा केसेस में ऐसी इंजरीज मिली जहाँ फीमेल्स को हर्टिंग हुई। लेकिन क्योंकि फीमेल्स जो इंडियन फीमेल्स हैं इस बात को शेयर नहीं करती और जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत कम इस बारे में पूछते हैं। मैंने ज़्यादातर पेशेंट से पूछा कि जितने भी डॉक्टर्स को आपने दिखाया है इसके बारे में आपने बताया, तो सभी मना करते हैं कि सर हमने कभी बताया भी नहीं और ना हमसे कभी पूछा। तो आप ये क्वेश्चन जरूर पूछो, क्योंकि मैंने उस पेशेंट की जो नोड्यूल हैं सिर्फ 15 से 16 दिन के अंदर डिसॉल्व हुई थी। बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन थी, बताऊंगा आपको कि क्या मेडिसिन थी। इसके अलावा मैं एक केस और शेयर करना चाहता हूँ कैंसर के डर के बारे में कि क्या डर इसके था। ऊपर मैं एक कमेंट करूँ जी पहले। जी जी सर। बेसिकली ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जी सर मैं जो जानता हूँ। भी ब्रेस्ट का मतलब फिजिकल उससे कोई लेना देना नहीं है। जी और यहाँ तक कि एक और भी सवाल काफी कॉमनली पूछा जाता है, वो है अंडरवायर जो ब्रा यूज करते हैं, जी जी जो जी जिसमें अंडरवायर ब्रा होता है, तो वो यूज करने से भी अगेन उससे फैट नेक्रोसिस नाम से एक फैट का थोड़ा सा डैमेज होता है। बट कैंसर का इंसिडेंस उसकी वजह से बढ़ने का कोई अभी तक काफी रिसर्च हुई है। जी। मुझे सरकार मुझे मालूम है सर कि ये साइंटिफिक नहीं नहीं है, बढ़ता है लेकिन और जी ये लोगों में मतलब डर है, बट अदरवाइज ये सच्चाई नहीं है। जी मैं जानता हूँ सर ये सच्चाई नहीं है। लेकिन जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स है, क्योंकि हमें सबको सिम्टम बेस्ड और हिस्ट्री बेस्ड चलना होता है। तो जो मैंने मेडिसिन की को ट्राई किया है वो शायद अभी तक भी 80% से ज़्यादा केसेस में काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो बिनाइन ट्यूमर्स है उसमें भी अच्छा काम कर रही है। हालांकि मैं कैंसर्स के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं देखता ओपीडीज में, और जितने भी ऐसे पेशेंट हैं वो सर के पास ही भेजता हूँ। ऑलरेडी शायद 4 से ज़्यादा केसेस हैं जो सर के पास चल रहे हैं और बहुत खुश हैं। थैंक यू आपका। हाँ, जी। तो और आपने जो क्योंकि हमारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं होम्योपैथी को, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा सिर्फ होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो हमें उसका हेल्प करना चाहिए। और जहाँ पे हमें मॉडर्न मेडिसिन की ज़रूरत है, जहाँ पे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें हर चीज़ को साथ में लेकर के चलना चाहिए। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं बायोप्सी ना कराऊँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं एमआरआई ना कराऊँ। मैं सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही, प्रूव करने के बाद ही कुछ आगे बढ़ते हैं।
एक केस और शेयर करना चाहता हूँ सर, बस उसकी वीडियो है और वो वीडियो में सभी कुछ बयां कर देगा। ये मेरा हमारी क्लिनिक का एक पेशेंट है, सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद जो कि दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में सोनिया विहार का निवासी हूँ। मेरे गले में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जीटीबी हॉस्पिटल भी गया, वहां पे भी दिखाया, आरएमएल हॉस्पिटल भी गया, वहां पे भी दिखाया, और उसके बाद जाके मैं जीबी पंत में भी गया, वहां पे भी दिखाया। लेकिन वो खाली ट्रीटमेंट करते थे, टेस्ट करते थे, लेकिन रिलीफ नहीं मेरे को मिला। और आरएमएल के हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि आप जाके टाटा हॉस्पिटल में दिखाओ, हो सकता है आपको कैंसर हो। लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने सुना कि हो सकता है कैंसर हो। तो मेरे माता पिता ने तुरंत मेरे को यहाँ से मुंबई ट्रांसफर कर दिया, बेटा आप जाओ वहां पे अपना इलाज कराओ। ये प्रॉब्लम मेरे को पिछले 3 साल से थी, 3 से 4 साल हो गए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही थी। टाटा हॉस्पिटल में भी गया मैं, वहां पे 4 महीने या 6 महीने, मान लो 6 महीने जाके अपना इलाज कराया, लेकिन कोई खास रिलीफ मेरे को नहीं मिला। तो फिर मैं वहां से निराश होकर दिल्ली आ गया। मेरे को लगा कि हो सकता है भगवान ने मेरी जिंदगी यहीं तक ही मेरे को बना रखा था, मेरी लाइफ मेरी यहीं तक थी। मैं निराश होकर दिल्ली वापस आ गया। फिर मैं यहाँ पे, मेरी आदत है, मैं मंदिर आता था अन्नपूर्णा मंदिर में। तो मैं जैसे ही वहां से आया तो मैंने देखा कि ऑर्बिट क्लिनिक का चैरिटेबल ट्रस्ट बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें डॉक्टर दीपक शर्मा जी है, जो एमडी है यहाँ के होम्योपैथिक के, वो देखते हैं पेशेंट को। तो मेरा मन हुआ कि मैं क्यों ना एक बार डॉक्टर साहब से मिलूं और उनसे सलाह लूं क्या करना चाहिए। तो मैं फिर आ गया सीधे, मैंने पर्ची बनवाई, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने मेरा खाली एक टेस्ट किया और उसमें क्लियर हो गया कि ये कुछ भी नहीं है, खाली टॉन्सिलाइटिस बढ़ा हुआ है। तो मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो हो सकता है सही कह रहे हो। तो मैंने फिर इलाज चालू किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पिछले 4 महीने के इलाज में मेरा गला 80% तक ठीक हो गया। और मेरी फैमिली मेरे से इतना खुश है कि मेरा बेटा, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मैं ही कमाने खाने वाला हूँ, उनका पूरा लाइफ उनकी मैं ही सेट करता हूँ। कैसे होता है सारा खर्चा भी मैं देता हूँ। वो बड़े खुश है कि आज मैं डॉक्टर दीपक साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को ठीक कर दिया। और मैं ये सलाह देना चाहूंगा आपको कि आपको कोई भी जटिल समस्या हो, बीमारी हो, तो प्लीज एक बार। ये तो सब मेरे बारे में है जो आगे बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस रहा है कि कैंसर का जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डरे नहीं, बस अपने एक अच्छे फिजिशियन को जा करके दिखाएं। कोई भी अच्छा फिजिशियन जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ कहीं भी जाएं, आपको जो भी अच्छा लगे और जो आपको अच्छी राय दे। मैं इस मेडिसिन के बारे में आपको बता देता हूँ जिससे वो मैंने ठीक किया, और सिर्फ एक ही सिम्टम पे जो क्लिनिकल बेस्ड है। इसकी जो बेस थी टंग की, वो बहुत थिक कोटेड थी। एक्चुअली इसको डाउट तभी से हुआ था कि मेरी जो टंग का बेस है ये इतना हैवी थिक क्यों है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर नायक एक मेडिसिन है मर्क्यूरियस प्रोटो आयोडाइड, हमने इसको 6C में दिया और रिपीटेडली दिया। 15 दिन के बाद बहुत आराम हुआ। उसके बाद हमने थोड़ी इंटरकरेंट डोजेज देनी शुरू करी सेम मेडिसिन की। इसके अलावा कोई और मेडिसिन हमने यूज़ नहीं करी और इसी पे ही ठीक हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी ज़रूरी है कि आपको सिम्टम्स या पेशेंट की काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है। हो सकता है कि इनकी काउंसलिंग में कुछ दिक्कत रह गई हो, और अगर ये डॉक्टर नायक के पास पहुँचे होते तो शायद इनकी बातों से ही ठीक हो गए होते। और ये भी जरूरी हमने, और अब अल्टीमेटली पेशेंट ठीक होना बहुत जरूरी है। जी, पेशेंट ठीक हो गया तो वही सही है। हाँ जी। और जहाँ तक हम ब्रेस्ट लंप की बात कर रहे थे, उसको मैंने जब ढूंढा रेपर्टरी में और मैट्रीमेडिका में, तो मैंने सिर्फ एक ही सिम्टम पे काम किया, ब्रेस्ट इंजरी पे, और उसकी एक ही मेडिसिन मिली, वो है सिम्फाइटम। हमने उसको भी 30 में रिपीटेड किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैंने 15-16 दिन के अंदर। जनरली हम लोग सर सिम्फाइटम मेडिसिन को जब यूज करते हैं तो बोन्स को जोड़ने के लिए काम करती है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे क्लार्क को तो सिम्फाइटम का जो सेकंड क्लिनिकल या थर्ड क्लिनिकल सिम्टम है वो ब्रेस्ट इंजरी के बारे में है। उससे पहले भी आप 2-3 लाइनें पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ब्रेस्ट लंप में सिम्फाइटम कितना अच्छा काम कर सकती है। ये सर होम्योपैथी के बारे में है। आप क्योंकि सर्जन हैं, आप सर्जरी अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैं होम्योपैथी थोड़ा अच्छा बता सकता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे
डॉक्टर वीपी सिंह सर भी है, तो डॉक्टर वीपी सिंह जी भी पहले हमारे उनके साथ काफी मीटिंग वगैरह करवाए हैं सर ने। जी तो जी उस टाइम आप और दोनों मिलके काफी, और आप दोनों को शुक्रिया कि आप इस जो सिलसिला जो है एजुकेशन का वो जारी रखते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा सब कुछ एक्सप्लेन किया। और मैं आपके पास केसेस भेजता ही रहूँगा, क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। हालांकि मैं ऐसे केसेस पे काम करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई होपी या होम्योपैथी की जरूरत है। अगर कोई सिम्टम मिल जाए तो वहाँ होम्योपैथी, जहाँ मुझे लगता है एलोपैथी, जहाँ मुझे लगता है कि आयुर्वेद भी देना है तो मैं आयुर्वेद की फिजिशियन के पास रेफर करता हूँ। तो ये हमारी चॉइस होनी चाहिए, एक फिजिशियन को डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ रेफर करना है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये जरूरी नहीं कि कोई भी एक साइंस अकेले सब कुछ ठीक कर ले जाए। कभी कभी 2 या 3 साइंस का सहारा हमें लेना पड़ता है। और जैसा कि हम लोग कल इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे थे, तो वो डॉक्टर रविंदर ने भी यही बताया था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा हैं। और क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां शहरों की हैं, वो चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे कैंसर की बात करें, या हाइपरटेंशन की बात करें, या डायबिटीज़ की बात करें, तो सभी कुछ शहरों में है। कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया कि हाँ, गांव कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बचाव इस समय गाँव में ही है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन शहरों में ही है। तो ये हमें सीख मिली है कोरोना से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर, और मैं एक गुजारिश करूँगा अपने पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर से कि वो भी आपके लिए ज़रूर कुछ कहें। डॉक्टर वीपी सिंह सर। नहीं, डॉक्टर बी निरंजन नायक के बारे में तो एक्चुअली कौन नहीं जानता है। मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ बी निरंजन नायक को। डॉक्टर साहब का एक सबसे बड़ी खासियत है, एक बहुत बड़ी खासियत है डॉक्टर बी निरंजन नायक की, क्योंकि मैं तो करीब 10 साल से ज्यादा से जानता हूँ। उस टाइम से ही, जबकि इनकी एक एज थी कमाने की, उस टाइम भी इनका पेशेंट के लिए फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हमेशा रियायत वाला सिस्टम रहा है। कभी भी पेशेंट को ये जबरदस्ती सर्जरी में नहीं लेकर के जाते हैं। सबसे पहला डॉक्टर वी निरंजन नायक का ये सबसे बड़ा काबिल तारीफ एक बात है, जो कि हमको देखना चाहिए, जो कि आज के टाइम में किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर बी निरंजन नायक का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा इन्होंने पेशेंट को ठीक करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, और इतने बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टरशिप लेकर के आज ही हमारे साथ हैं। अब बताइए कि ऐसा आदमी इतना कीमती वक्त हमारे लिए दे रहा, तो इससे बड़ी सादगी और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बी निरंजन नायक। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू, आपकी शुक्रिया। थैंक यू सर। हम इसको लाइव करेंगे यूट्यूब पर, और आपको इसका लिंक भेज देंगे सर, शेयर कर देंगे। हमने ऑलरेडी फेसबुक पे लाइव किया है। हमारे पास आज जूम पर 170 से ज़्यादा लोग रहे हैं, और फेसबुक पर भी काफ़ी अच्छे खासे लाइक्स हैं आपके लिए। बहुत अच्छे से मेंबर ने ज्वाइन किया है। 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, और जो भी आप उनका रिप्लाई देंगे हम उनका फेसबुक पे उनको रिप्लाई भेज देंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का जो आज हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि DHMA की मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग www.dhma.in पर जाएं। मेंबरशिप के सारे जो क्राइटेरियाज हैं वहाँ लिखे हुए हैं, अलग अलग मेंबरशिप के सारी पेमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स की मेंबरशिप अलग है, प्राइमरी अलग है, एसोसिएट और लाइफ मेंबरशिप अलग है। कोई भी जानकारी के लिए मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या हमें dhmadelhi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम प्योरली एजुकेशनल है, और ये किसी भी टाइप का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो अपना जो भी नज़दीकी डॉक्टर है उसके पास जाइए, अपने हाल बताइए, अपने सिम्टम्स बताइए, और उस डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने दीजिए। आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं करना है। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नायक सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीपी सिंह सर, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर नुपुर, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर साक्षी जो फेसबुक पे सब कुछ कंट्रोल किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू आप सबको, और DHMA का सबको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू जी। थैंक यू।